हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम 2024 यानी कि बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्ज़ाम 2024 के लिए देखिए बीएसएससी इंटर लेवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। यानी कि बिहार एसएससी इंटर लेवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बीएसएससी यानी कि फर्स्ट इंटर लेवल पीटी एग्ज़ाम 2017 का ये क्वेश्चन पेपर है। और देखिए, जब पहला इंटर लेवल वाला बिहार एसएससी का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो कई दफ़ा लिया गया था। एग्ज़ाम होता था, कैंसिल हो जाता था, फिर पेपर होता था। तो जितने भी आपको बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर है उसको मैं आपको कवर करवा दूंगा। और देखिए फ्रेंड्स, अब समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ, बहुत कम समय बचा हुआ है। जल्द आपका जो है बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल का एग्ज़ाम लिया जाएगा। और जैसे आप जानते भी हैं कि एग्ज़ाम जो है सीबीटी मोड में लिया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा। तो जिनका प्रैक्टिस नहीं है ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम देने का कंप्यूटर बेस्ड वाला, वो लोग तैयारी करिए, ठीक है ना। वो लोग क्या करिए, कंप्यूटर में पर जो है आप अभ्यास करिए। और देखिए, हमारे चैनल के माध्यम से आपको लगातार कंटेंट उपलब्ध करवाए जाएंगे आपकी एग्जामिनेशन तक। बिल्कुल आप सही चैनल पर हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीएसएससी यानी कि बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्जाम से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज का अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब सेशन पूरा देख लीजिएगा तो इसको कम से कम एक ग्रुप में, जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर इसको शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अब आज का सेशन हम लोग। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्जाम के लिए बीएसएससी इंटर लेवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय पीटी परीक्षा 29/1/2017 का ये बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल का क्वेश्चन पेपर है। और देखिए, जो बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल का एग्ज़ाम है कई बार लिया गया था। पेपर होता था, कैंसिल कर दिया जाता था, तो कई दफ़ा पेपर लिया गया है, 3-4 बार। सभी क्वेश्चन पेपर को मैं आपको डिस्कस करवा दूंगा। और बहुत ही कम समय बचा हुआ है अब आपके एग्जामिनेशन में। जैसे आप जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है अब बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल का ये सीबीटी मोड में लिया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए। जो लोग कंप्यूटर पर, जिनका अभ्यास नहीं है, वो लोग कंप्यूटर पर अभ्यास करिए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था। भले ही ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन बिहार के सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। देखिए, जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताऊंगा ना, उसको ध्यानपूर्वक आप जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था। तो ये 1917 ईस्वी में आरंभ किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। और देखिए, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था भारत में, जिसमें इन्होंने 3 कठिया प्रणाली के अंतर्गत नील की खेती करने वाले किसानों के हित में आंदोलन आरंभ किया था, 3 कठिया पद्धति के खिलाफ। 3 कठिया पद्धति क्या था, तो 3 कठिया प्रणाली में जो होता था, किसानों को अपनी भूमि के 3/20, याद रखिएगा 3/20 जो भाग जमीन का होता था उस पर नील की खेती करनी पड़ती थी। यानी कि 1 बीघा में 3 कट्ठा पर नील की खेती अनिवार्य था। और देखिए, ये जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ना फ्रेंड्स, ये चंपारण आने का निमंत्रण गांधी जी को राजकुमार शुक्ल जी ने दिया था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने गांधी जी से मुलाकात किया था, और चंपारण में जो नील कृषक थे उनकी दयनीय दुर्दशा के तरफ गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया था। क्लियर है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ से मैं 2 पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ जो कि आजकल बिहार के एग्जाम में लगातार बन रहे हैं। पहला जो है, बुक का नाम याद रखिएगा, गांधी इन चंपारण, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, गांधी इन चंपारण। ये पुस्तक किसने लिखी है, गांधी इन चंपारण, तो इसको लिखा है दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर ने, ठीक है। याद रखिएगा, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है, तो दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर हैं। और एक है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस, ठीक है ना। याद रखिएगा, इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था। ध्यान से पढ़िएगा, आखिर से एक
पूर्व वायसराय अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल के दौरान, ठीक है ना, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो देखिए अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल के अंतिम वायसराय आपको पता होगा लॉर्ड माउंटबेटन था, और उससे जस्ट पहले जो था वो कौन था, लॉर्ड बेबल था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड बेबल। अच्छा, भारत के अंतिम तथा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी थे, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। यह अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये कालिदास जी की रचना है, ठीक है ना, कालिदास की रचना है, याद रखिएगा। और इसका प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये किसने किया था, तो अभिज्ञान शाकुंतलम को सर्वप्रथम 1789 में 1789 ईस्वी में, याद रखिएगा 1789 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा अंग्रेजी में से अनुवादित किया गया था, ठीक है ना, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट था। और यह पश्चिमी भाषा में अनुवादित होने वाला पहला भारतीय नाटक भी है, इसे भी आप याद रखिएगा। क्लियर। तो विलियम जोन्स याद रखना आपको, ऑप्शन में विलियम जोन्स नहीं दिया गया है, आपको विलियम जोन्स याद रखना है, ठीक है। चलिए मनुस्मृति, मनुस्मृति के बारे में भी याद रखिएगा, इसका भी अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स ने ही किया था। किसने, यहाँ मैं लिख देता हूँ, विलियम जोन्स ने, विलियम जोन्स ने किया था। क्लियर। चलिए, और इसका पहली बार प्रकाशन जो हुआ था ये कब हुआ था, तो 1794 में, 1794 में मनुस्मृति का। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय, इनको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है, इनको देश से निकाल करके कहाँ भेज दिया गया था। तो आपको याद होगा फ्रेंड्स कि 1857 की क्रांति के उपरांत जो है बहादुर शाह जफर को, बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ पर भेजा गया था, तो ये रंगून भेज दिया गया था इनको। कहाँ पर, इनको रंगून भेज दिया गया था, जहाँ पर जो है इनकी मृत्यु हो गई वहीं पर रंगून में, ठीक है ना। इनकी मृत्यु 1862 ईस्वी में वहीं पर हो गई और इनको वहीं पर दफनाया गया था। इनका मकबरा जो है वो यहीं पर है, ठीक है ना, रंगून में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर से रिपीट भी होता है, ठीक है। और देखिए हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आपको कंटेंट उपलब्ध करवाए जाएंगे आपके एग्जाम तक। चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए गुरु नानक देव के बारे में हम बताते हैं। तो ये गुरु नानक जी जो थे ये आपके कौन थे, तो सिख धर्म के संस्थापक थे। ये पहले आदि गुरु भी हैं सिखों के, याद रखिएगा फ्रेंड्स। क्लियर। चलिए अच्छा, अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इनका जन्म जो हुआ था ये कब हुआ था, तो इनका जन्म 1469 में, याद रखिएगा 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, कार्तिक पूर्णिमा के दिन तलवंडी में। तलवंडी में, कहाँ पर, तलवंडी में। अच्छा, तलवंडी जो है ये वर्तमान ननकाना साहब पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम सुलेखनी देवी था, इनकी पत्नी का नाम याद जरूर रखिएगा, इनकी पत्नी का नाम सुलेखनी देवी था, ठीक है ना, सुलेखनी देवी था, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इनकी मृत्यु जो हुई थी ये 1539 में इनकी मृत्यु करतारपुर पाकिस्तान में हुई थी। ये भी आप याद रखिएगा, जन्म भी याद रखिएगा और इनकी मृत्यु भी याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी, बताइए। अच्छा, 1498 में आपको याद होगा पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा जो भारत आया था, ठीक है ना, कालीकट पर पहुंचा था 1498 में। अच्छा, यहाँ पर पूछा गया है गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी, तो फ्रेंड्स ये राजधानी कोचीन थी, ठीक है ना, कोचीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1505 से हाँ कोचीन थी, ठीक है ना, 1505 से 1530 ईस्वी तक। फिर उसके बाद 1530 से 1843 तक पुराना गोवा था और फिर 1843 से 1961 तक नोवा गोवा था, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। और पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था जो भारत आया था, तो इसका नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, ठीक है ना, भारत में पुर्तगालियों का पहला वायसराय था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे। सिंपल सा क्वेश्चन है, 9 रत्न थे, ठीक है ना, तो 9 रत्न हो जाएंगे। अच्छा, जो शिवाजी थे ना इनके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान ये 8 मंत्रियों का एक समूह था, ठीक है, अष्टप्रधान। और एक अष्टदिग्गज था, अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज जो थे ये संबंधित थे किसके दरबार से, तो ये संबंधित थे आपके कृष्णदेव राय के दरबार से। तो ये सब आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ करके बाहर कर दिया था। बिहार से संबंधित प्रश्न है
और बिहार से संबंधित प्रश्न अब जो है बिहार के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे अभी बिहार पुलिस के एग्जाम में आप देख लीजिए, ढेर सारे बिहार स्पेशल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए ये कौन था, तो फ्रेंड्स ये अकबर था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, गुप्त वंश का अंतिम शासक बताइए। तो देखिए गुप्त वंश का जो अंतिम विख्यात शासक की बात करते हैं, ठीक है ना, ज्ञात शासक में ये विष्णुगुप्त है, ठीक है ना, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त को ही माना जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिए बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है। अच्छा, बुद्ध से संबंधित जो प्रतीक है ना, ये बार बार पूछा जाता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो देखिए स्तूप जो है ना, ये स्तूप ये किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए स्तूप जो संबंधित है इनकी मृत्यु से संबंधित है, ठीक है ना, स्तूप जो है ये मृत्यु से संबंधित है, क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा, जन्म का जो प्रतीक चिन्ह है इनका वो कमल और सांड है, या कमल या बैल है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और गृह त्याग घोड़ा है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इतना मैं जितना आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र बताइए। तो देखिए नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र जो है ये किसने प्रारंभ किया था, तो ये 1938 में 1938 में लखनऊ से, कहाँ से, लखनऊ से जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है ना फ्रेंड्स। और नेशनल हेराल्ड के लेख इतने प्रभावशाली थे कि अंग्रेजों के द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसके प्रकाशन पर रोक लगा दिया गया था, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था, याद रखिएगा मेगास्थनीज जो था ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। और यह कौन था, एक क्या था, राजदूत था, क्या था फ्रेंड्स, यह एक राजदूत था, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक भी है इंडिका, बार बार पूछा जाता है, ये मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, क्लियर ना, इंडिका। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और फाहियान किसके समय में आया था, फाहियान किसके समय में आया था, तो फाहियान जो आया था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, ठीक है, याद रखिएगा फाहियान। चलो उसके बाद देखिएगा कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखा था, पर्शियन या फिर फारसी, एक ही भाषा का नाम है, ठीक है ना, फारसी या पर्शियन जो भी पूछा जाए एक ही चीज़ है, याद रखिएगा। देखिए गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी रखिए, क्योंकि ये बिहार से संबंधित प्रश्न यहाँ से बनता है। 1666 में इनका जन्म हुआ था पटना में, ठीक है। और इनके पिताजी तेग बहादुर जी थे जो सिखों के 9वें गुरु थे, और इनकी माता का नाम माता गुजरी था, ठीक है ना, गुजरी इनकी माता का नाम था, याद रखिएगा। और इनकी मृत्यु हुई थी 1708 में, कहाँ पर, तो नांदेड़ में, नांदेड़ महाराष्ट्र में, नांदेड़ महाराष्ट्र में 1708 में, ये शून्य है, 1708 में इनकी मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा। और इनकी जो शिक्षा थी वो, और उन्होंने पर्शियन यानी कि फारसी सीखा था कहाँ पर, तो इन्होंने आनंदपुर साहिब में सीखा था, कहाँ पर, आनंदपुर साहिब में, आनंदपुर साहिब ही आपको ऑप्शन में दिखता है, तो आप आनंदपुर साहिब याद रखिएगा। और ये जो आनंदपुर साहिब है ये सिखों का एक पवित्र स्थल है, होली प्लेस है, और इसकी स्थापना गुरु तेग बहादुर जी ने किया था, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, तो आप आनंदपुर साहिब सिंपली याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अमजद अली खान जो है इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं, यानी कि अमजद अली खान जो है ये कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं, बताइए। अमजद अली खान, तो देखिए फ्रेंड्स अमजद अली खान जो है ये सरोद वादक हैं, सरोद वादक, ठीक है ना, याद रखिएगा, सरोद वादक हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अबाकस की खोज इस दौरान हुई थी, किस सभ्यता काल के दौरान हुई थी अबाकस की खोज, अबाकस की खोज बताइए। तो देखिए अबाकस की खोज जो है ये सांग वंश, यहाँ पर देखिए सांग सभ्यता काल जो है, सांग वंश, इसी में जो है कैलकुलेटर, ठीक है ना, कैलकुलेटर का प्रयोग किया गया था। और यह रॉड और स्लाइडिंग बीड्स से बना एक गणना करने वाला उपकरण था अबाकस, इसी का अग्रदूत माना जाता है ये जो कैलकुलेटर है, ठीक है ना। तो याद रखना है ये चीन वासियों का देन है। चलिए तो यहाँ पर सांग सभ्यता काल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, पकड़ लीजिएगा।
बताइए। तो ये जर्मनी पर आपका फ्रांस हो जाएगा, ठीक है ना। फ्रांस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के लोकसभा यानी कि दोनों है, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें कोरम की, ठीक है ना, कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? गणपूर्ति का, कोरम का, गणपूर्ति का, ठीक है ना, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो 1/10 ये आप भी जानते हैं, ठीक है ना, 1/10 होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि साप्ताहिक चार्ली हेब्डो या चार्ली हेब्दो, इस तरह से आपको मिला हो हेब्दो, ठीक है ना, चार्ली हेब्दो, ये बड़ा चर्चित है। चार्ली हेब्डो ये कहाँ से प्रकाशित किया जाता था? चार्ली हेब्डो तो यह फ्रांस से प्रकाशित होता था और ये फ्रांसीसी व्यंग्यात्मक साप्ताहिक पत्रिका था। कार्टून, रिपोर्ट, वाद विवाद, चुटकुलों का एक विशेष तरीके से यह इन सब का प्रयोग करके यह साप्ताहिक फ्रांस में पेरिस से यह प्रकाशित किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए H1N1 और एक होता है H5N1, दोनों याद रखिएगा, ठीक है ना। तो H1N1 जो है सिंपल सा बात है, ये क्या है? एक इन्फ्लुएंजा है, वायरस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। ऑप्शन नंबर, हाँ ठीक है, वायरस है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और ये स्वाइन फ्लू है, स्वाइन फ्लू, ठीक है ना, स्वाइन फ्लू है। और यह आपका बर्ड फ्लू है, ठीक है ना, बर्ड फ्लू है, बर्ड फ्लू के नाम से इसको संबोधित किया जाता है, ठीक है, संबोधित किया जाता है। चलिए चलिए उसके बाद देखिएगा कि यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, कहाँ पर? तो ये आपका जयपुर में है। जयपुर साहित्य उत्सव एक वार्षिक उत्सव होता है, यानी कि प्रत्येक वर्ष ये जयपुर राजस्थान में आयोजित होता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? अच्छा उत्तर प्रदेश का पूछा, अगर आपसे बिहार का पूछेगा तो बिहार का गेंदा है, ठीक है ना, याद रखिएगा, गेंदा है। बिहार का राजकीय पशु जो है गौर है, यानी कि बैल है, ठीक है ना। और बिहार का अगर आपसे राजकीय वृक्ष पूछेगा तो पीपल है, क्या है? पीपल है, ठीक है ना, पीपल है। चलिए पक्षी पूछेगा तो गौरैया है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पूछा है, तो उत्तर प्रदेश का क्या होगा फ्रेंड्स? तो उत्तर प्रदेश का पलाश हो जाएगा राजकीय फूल। चलिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये आपके हैं पश्चिम चंपारण में, बिहार में, ठीक है ना, पश्चिम चंपारण में। चलिए उसके बाद देखिए भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों का मिल कहाँ पर खोला गया था? अच्छा सूती कपड़ा मिल नहीं है, ये ऊनी कपड़ा मिल पूछा है। अगर सूती कपड़ा मिल पूछता तो आपको याद होगा 1818 में रिसरा कोलकाता में हुआ था, ठीक है ना। बाद में फिर मुंबई में भी स्थापित किया गया था आधुनिक तरीके से। और यहाँ पर ऊनी कपड़ा पूछा गया है जो कि कानपुर में हुआ था स्थापित, कब? तो ये सन भी याद रख लीजिएगा 1876 में, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थापित किया गया था। और इस मिल को लाई इमली के नाम से जाना जाता था, लाई इमली के नाम से, ठीक है ना, लाई इमली के नाम से इसको जाना जाता था, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? प्राकृतिक रेशम के बताइए, प्राकृतिक रेशम के। तो प्राकृतिक रेशम के जो हैं आपको मुख्यतः 4 किस्में हैं, मुख्यतः 4 किस्में हैं। कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, ये एक सहतूत रेशम है, एक एरी रेशम है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको सहूलियत हो। सहतूत रेशम, एरी रेशम, उसके बाद तसर रेशम और एक है आपका मुगा रेशम, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स जालियांवाला बाग कहाँ पर है? अच्छा जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, डेट सहित आप लोग याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 की यह घटना है, ठीक है ना। और उस समय वायसराय अगर पूछेगा कौन सा है था, तो वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, चैम्सफोर्ड था, ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। अच्छा ये जालियांवाला बाग हत्याकांड किस त्यौहार के दिन हुआ था? तो ये बैसाखी के दिन हुआ था, बैसाखी त्यौहार के दिन हुआ था, ठीक है। और ये अमृतसर में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिए तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है तमिलनाडु में? तो एक तो आपको टोडा जनजाति आपको पता है, टोडा जो नीलगिरी क्षेत्र में पाया जाता है, ये तो तमिलनाडु में आपको याद होगा। इसमें से देखिए इरूला जो है ना, इरूला, ये भी जो है तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर जनपद में पाया जाता है, सर्वाधिक जनसंख्या उनकी वहीं पर है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए चांग है और एक चांगपा है, दोनों मैं आपको बताता हूँ। देखिए चांग जो है ये नागालैंड में पाया जाता है, कहाँ पर? नागालैंड में, चांग जनजाति नागालैंड में। और ये चांगपा जनजाति जो है ये लद्दाख में पाई जाती है, ठीक है। चलिए गारो जनजाति आपको पता है मेघालय में पाया जाता है, ठीक है।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि जारवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। जारवा जनजाति, जारवा जनजाति जो है ये पाया जाता है अंडमान में, ठीक है ना, तो अंडमान निकोबार हो जाएगा। और एक सैम्पेन जनजाति है जो कि चर्चा में रहा था, सैम्पेन जनजाति, ये भी अंडमान निकोबार में ही पाया जाता है, ठीक है। अब ये प्रश्न थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न दरअसल ये था क्या, तो ये प्रश्न था कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, आपको पता है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है, ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 में लागू हुआ था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के पारित होने के बाद भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना कौन सी थी, ये प्रश्न था, ठीक है ना। तो ये 1972 में वन्यजीव संरक्षण परियोजना पारित हुआ था, उसके बाद टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में पारित हुआ था, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। लेकिन अगर सर्वप्रथम जो अगर पूछा जाएगा तो ये हांगुल प्रोजेक्ट था 1970 में, ये प्रोजेक्ट हांगुल जो है स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो प्रश्न इस प्रकार से था कि वन्यजीव संरक्षण 1972 के पारित होने के बाद भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण का नाम बताना था। प्रश्न अधूरा है, प्रश्न ये पूछा गया था, ठीक है। चलिए, नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे। पवनार आश्रम के संस्थापक, देखिए पवनार आश्रम की स्थापना जो है ये किया था किसने, विनोबा भावे ने। किसने, विनोबा भावे ने। और विनोबा भावे ने आपको पता है कि भूदान आंदोलन, ग्रामदान आंदोलन इन्होंने ही स्टार्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विनोबा भावे ने 1934 में जो है पवनार आश्रम की स्थापना किया था। ये महाराष्ट्र के वर्धा में है, याद रखिएगा। चलो उसके बाद देखिए जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है। जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा, तो जम्मू कश्मीर की जो शासकीय भाषा है वो आपका उर्दू है, ठीक है। देखिए जापान की संसद क्या कहलाती है, जापान की संसद, अच्छा ये कोर्टेस जो है ना, कोर्टेस ये स्पेन की संसद है, ठीक है। सेजिम जो है ये पोलैंड की संसद है, पोलैंड की, ठीक है, पोलैंड की। और जापान की संसद का नाम डाइट है। चलिए रियाल मुद्रा जो है किस देश की है, रियाल, रियाल जो है ये करेंसी है इसमें से सऊदी अरबिया की, ठीक है ना, सऊदी अरबिया की। चलिए भारतीय झंडे में चक्र का रंग पूछा गया है, चक्र का रंग कैसा है, तो चक्र जो है उसमें टोटल 24 तीलियां हैं, ठीक है ना, 24 स्पोक्स हैं, ये आपको भी पता है, याद रखिएगा, प्रश्न बनता है। और ये नीला कलर का है, किस कलर का है, नीला कलर का है, ठीक है, नीला कलर का है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, बताएंगे, जल्दी आंसर कमेंट करिए। वंदे मातरम का, देखिए वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद जो किया था ये अरविंद घोष के द्वारा किया गया था, ठीक है ना, याद रखिएगा, अरविंद घोष के द्वारा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अरविंद घोष दिया भी गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और उस वंदे मातरम को 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। देखिए चैत्र 1 जो है प्रायः किस दिन पड़ता है, चैत्र 1 प्रायः किस दिन पड़ता है, ये प्रश्न पूछा गया है, बताइए। चैत्र 1 प्रायः किस दिन पड़ता है, तो चैत्र हिंदू पंचांग का पहला मास होता है, ये आपको भी याद है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा इसका, बताइए। प्रायः यह किस दिन पड़ता है, तो फ्रेंड्स यह प्रायः 22 मार्च के दिन पड़ता है, ठीक है ना, 22 मार्च, याद रखिएगा, 22 मार्च के दिन प्रायः यह पड़ता है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है आपका, यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है और इसको लिया गया है मुंडकोपनिषद से, ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिएगा ये करंट का क्वेश्चन है 2016 मार्च का, इसको हम लोग स्किप कर देते हैं, ठीक है। चलिए मैं आंसर भी बता देता हूँ, इसका आंसर आपका क्या होगा। इसका आंसर जो है, प्रश्न पढ़िए कि मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइशी यानी कि ट्रायल यात्रा दिल्ली और किस शहर के मध्य किया गया था, जान लीजिए। वैसे ये क्वेश्चन अब इम्पोर्टेंट नहीं है, आगरा के मध्य में, ठीक है। चलिए किसका उपनाम दवाल है, दवाल के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये राहुल द्रविड़ जी को। शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है। अच्छा, रेड क्रॉस के बारे में थोड़ा बहुत आपको मैं बता देता हूँ। रेड क्रॉस की स्थापना जो है 1863 में हुई थी, हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा किया गया था,
ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद होगा। अच्छा, विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है प्रतिवर्ष। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई के दिन मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और इसका जो हेडक्वार्टर है रेड क्रॉस का, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड दिया गया है, ठीक है। आनंद मठ के लेखक कौन हैं? आनंद मठ के लेखक जो हैं ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये पुस्तक है द ऑडेसिटी ऑफ होप, ये किसने लिखा है? उस समय करंट का क्वेश्चन था, बट अभी भी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बन सकता है। द ऑडेसिटी ऑफ होप को बराक ओबामा ने लिखा है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी का अर्थ क्या? अच्छा, एक एडी है और एक बीसी है। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है, ये आपको भी पता है, ठीक है। एडी का मतलब होता है, एडी का मतलब पूछा गया, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और एडी का मतलब क्या होता है? एडी का मतलब होता है एनो डोमिनो, यहाँ मैं लिखता हूँ एनो, अंग्रेजी में लिख देता हूँ ANNO, ठीक है, डोमिनी, डोमिनी, ठीक है, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एनो डोमिनी के नाम से जो है इसका संक्षिप्त रूप होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसका मतलब होता है प्रभु का वर्ष, ठीक है ना। चलिए, ईसा मसीह के जन्म का बाद का ये समय है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि शहीदी दिवस, शहीदी दिवस यानी कि मार्टियर्स डे कब मनाया जाता है? तो एक तो 30 जनवरी के दिन मनाया जाता है, ठीक है ना। और एक मनाया जाता है आपको कब? 23 मार्च को। आपको याद होगा 23 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी दिया गया था, और इसी दिन को शहीद दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंच नहीं हो पाने, यानी कि एक्सेस खोने का डर होता है, ठीक है ना। मोबाइल फ़ोन को खोने का या एक्सेस नहीं कर पाने का जो डर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? तो फ्रेंड्स, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? फटाफट आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसको बोला जाता है आपका नोमोफोबिया, नोमोफोबिया, इसको नोमोफोबिया बोला जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखिएगा सीनोफोबिया, याद रखिएगा। सीनोफोबिया का मतलब जो कुत्ता से डर होता है, फियर ऑफ डॉग्स, ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। चलिए, सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र यानी कि फिल्म कौन सा था? सत्यजीत रे के द्वारा, तो ये आपका पाथेर पंचाली था। कौन सा मूवी था? पाथेर पंचाली था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? भारत का सबसे बड़ा जो संग्रहालय है ये कहाँ पर है बताइए? अर्थात विश्व का अगर पूछेगा तो लंदन में है, ब्रिटिश म्यूजियम, ठीक है ना। और भारत का पूछा है तो ये आपका कलकत्ता में है। 1814 में इसको खोला गया था, और यह एशिया का सबसे पुराना संग्रहालय है, ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसको। पंचतंत्र किसने लिखा था? पंचतंत्र को ये संस्कृत में लिखा गया था, और यह विष्णु शर्मा की रचना है पंचतंत्र। अच्छा, यहाँ पर विशाख दत्त का भी नाम दिया गया है। मुद्रा राक्षस याद रखना है, किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, इसके लेखक विशाख दत्त हैं, ठीक है। चलिए, कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? आयुर्वेद के ज्ञान के लिए इसमें से कौन प्रसिद्ध था बताइए? तो फ्रेंड्स, ये धन्वंतरी थे। कौन थे? धन्वंतरी थे, याद रखिएगा, धन्वंतरी इंपॉर्टेंट है, धन्वंतरी। ये धन्वंतरी जो थे ये आयुर्वेद के प्रसिद्ध ज्ञाता थे, याद रखिएगा, प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। चलिए, आईपीएल क्रिकेट का प्रारंभ कब हुआ था? आईपीएल का, इंडियन प्रीमियर लीग का, तो देखिए 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। अभी जो रिसेंटली इवेंट हुआ था 2024 वाला, इसमें विनर जो रहा था ये केकेआर रहा था, और हराया था किसको? तो सनराइजर हैदराबाद को, याद रखिए, विनर केकेआर रहा था। चलिए, ग्रॉज शहर जो है ये कहाँ पर स्थित है? ग्राज शहर जो है ये स्थित कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, ये ऑस्ट्रिया में है, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया के है, ऑस्ट्रिया में है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। चलिए, उसके बाद देखिए भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? भारतीय मानक समय बताइए? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, आपको याद है ना, भारतीय मानक समय कहलाती है, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, ठीक है। और यह आपका 5.5 घंटा आगे है, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम से, जीएमटी से 5.5 घंटा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है? दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान जो है ये मौसिन राम है। और मौसिन राम कहाँ पर है? इंडिया में है। इंडिया कहाँ पर है? तो एशिया में है। इस तरह से आप याद रखिएगा। और विश्व का सबसे आर्द्र अगर महाद्वीप पूछेगा या महादेश पूछेगा तो ये दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है ना, सबसे आर्द्र महादेश दक्षिणी अमेरिका है। चलिए, मानचित्र में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली रेखा,
समान गहराई को, तो समान गहराई को जो मानचित्र पर जोड़ने वाली जो रेखा है उसको हम लोग आइसोबाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोबाथ कहते हैं। ठीक है, चलिए, एक ठंडी और शुष्क वायु कौन सी है इसमें से? ठंडी और शुष्क वायु, तो इस वायु का नाम बोरा है। बोरा जो है यह हवा एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर बहती है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और मिस्ट्रल भी है, मिस्ट्रल भी एक तरह का ठंडी और शुष्क हवा है, ये भी आप याद रख सकते हैं। मिस्ट्रल जो है ये स्पेन और फ्रांस में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में बहती है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए नई दिल्ली में है, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन समझिए कि प्रश्न पूछा गया नई दिल्ली किस नदी के किनारे है, तो जमुना के किनारे है। अच्छा, ये याद रखिएगा, आजकल पूछा जा रहा है एग्जाम में। ठीक है ना, ये आपका जो अयोध्या है ना, ये सरयू नदी के तट पर है। चलिए उसके बाद देखिए इरावदी नदी इसमें जाकर मिलती, इरावदी नदी। इरावदी नदी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए ये जो इरावदी नदी है ना, इरावदी नदी यह आपका म्यांमार में बहती है। ठीक है ना, और यह बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। देखिए नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सकता है, क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स इसको फोर्ड कहा जाता है या फ्योर्ड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको फ्योर्ड कहा जाता है। ऑप्शन में देख लेते हैं, यहाँ पर फ्योर्ड आपको दिया भी गया है। ठीक है ना, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर फ्योर्ड दिया भी गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, तो सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड ही है। ठीक है ना, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यह एक संग्रथित फल है। संग्रथित फल कौन सा है? संग्रथित यानी कि बहुल फल, जिसमें पुष्प, जिसको पुष्पन कहा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें आपका आ जाएगा अनानास, अंजीर, सहतूत। ठीक है ना, ये सब आता है। तो ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया, यहाँ पर सहतूत दे रखा है। चलिए लाइपेज द्वारा, देखिए प्रश्न अच्छा है। लाइपेज द्वारा देखिए वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। लाइपेज के द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर, तो देखिए लाइपेज के द्वारा वसा के जल अपघटन से वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। ग्लिसरॉल, ठीक है ना, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, और आपको पता है कि मनुष्यों में वसा का पाचन पायसीकरण के साथ आरंभ होता है। ठीक है, और क्षुद्रांत के साथ समाप्त हो जाता है, मतलब वहाँ पर इलियम में। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि यहाँ पर देखिए माना UT प्लस T चिन्हों का अर्थ सामान्य आयाम है। यानी कि U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है ना, मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर T भी सेकंड है, और यहाँ पर T भी सेकंड हो जाएगा। तो इसको निकाल लीजिएगा, आंसर आपका LT आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि क्लासिकल भौतिकी, जो शास्त्रीय भौतिकी है, उसके नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो देखिए ये जो क्लासिकल फिजिक्स है ना, ये आपका हो जाएगा 10⁻⁻8 मीटर, और यहाँ पर देखिए इससे छोटा। ठीक है ना, चलिए तो ये अगर बराबर दिया रहेगा तो नहीं होगा, याद रखना आपको, छोटा होना चाहिए उससे। चलिए कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, अब यहाँ पर देखिए ये घर्षण के बारे में पूछा गया है। ठीक है ना, कौन सा घर्षण का मान यहाँ पर ज़्यादा होगा, कम होगा, फिर उससे कम होगा। तो आपको पता है घर्षण क्या होता है? दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल जो होता है, यह आपका किस पर निर्भर करता है? तो संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। और यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर दिया गया है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, स्थैतिक घर्षण। स्टैटिक जो आपका फ्रिक्शन है, उसके बाद गतिज, और उसके बाद रोलिंग। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए ध्वनि की गति भी और माध्यम का घनत्व P के मध्य क्या संबंध है, ये आपसे पूछा गया है। किसी गैस में ध्वनि का वेग गैस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गैस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये घनत्व दिया गया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए वैगनी प्रकाश के जो लैम्बडा का परास होता है, ये आपका क्या होगा बताइए? तो फ्रेंड्स ये 380 से 450 mm में। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए, तो ये ऑप्टिकल फाइबर है, प्रकाशीय तंतु इसको कहा जाता है। ठीक है ना, ऑप्टिकल फाइबर। चलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि, अगर सबसे लंबी रात्रि है यानी कि सबसे छोटा दिन भी उसी दिन होगा। क्लियर है ना? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? देखिए शीतकालीन अयनांत के दौरान 21 या 22 दिसंबर के दिन की यह घटना होती है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए, अच्छा ये तो आपका उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि और सबसे लंबा दिन अगर पूछा जाएगा तो 21 जून आपको याद भी है। चलिए, योग दिवस मनाया जाता है। दो बिंदुओं के आवेश के मध्य एफ और उनके बीच की दूरी आर है। तो सिंपल सा संबंध है, ग्रेविटेशनल वाला आपने पढ़ा होगा कि उनकी दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर आप देख करके बताइए तो क्या होगा इसका आंसर, फटाफट कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए यह सत्य है। चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए बताइए, चुंबकीय प्रवृत्ति को बाह्य क्षेत्र की शक्ति द्वारा विभाजित आंतरिक ध्रुवण के आकार के रूप में परिभाषित किया जाता है और लौह विद्युत सामग्री जैसे कि आयरन, कोबाल्ट और निकेल की चुंबकीय प्रकृति अधिक होती है जबकि प्रति चुंबकीय का मान ऋणात्मक होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है, बताइए, राइट आंसर कमेंट करिए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, प्रकाश का अपवर्तन आपने पढ़ा है ना, चलिए बताइए। तो देखिए, जिसमें जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले सभी ऑप्शन को पढ़ करके बताइए। यहाँ पर देखिए, आवृत्ति परिवर्तित नहीं होता है, आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहता है, आवृत्ति में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है ना, आवृत्ति अपरिवर्तित हो जाता है। क्लियर। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि दो संख्या है x और y। अब देखिए, यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। देखिए, पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा इसका, आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए। सक्सेस केंद्रा क्विज के नाम से है। सक्सेस केंद्रा तो आपको दिख ही रहा है, क्विज वहाँ पर सक्सेस केंद्रा क्विज लिख करके सर्च करिए, वहाँ पर पीडीएफ दे दूंगा और वहाँ पर मैथ का भी मैं आपको सोल्यूशन उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। वैसे आप इसका आंसर देख लीजिए, सिंपल सा एक्स वाई का महत्तम समापवर्तन लघुत्तम समापवर्तन देखा है 4 और 48 है। ठीक है, तो एक्स वाई का मान पूछ रहा है। तो आपको पता है दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है ये लौसा गुना मौसा होता है। तो लौसा गुना मौसा यानी कि दो संख्याओं एक्स वाई महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ऑलरेडी दे रखा है। तो एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 × 48। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करेंगे बताइए, तो वहीं तो एक्स वाई पूछ रखा है ना, तो 48 × 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका 192 आ जाएगा। चलिए, मैं यहाँ पर आंसर सबका आपको टेलीग्राम में पर जो है पीडीएफ में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसका आंसर निकाल लीजिए, मतलब देख लीजिएगा। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा, मौसा बराबर होता है अंश का मौसा और हर का मौसा, और लौसा बराबर होता है अंश का लौसा और हर का मौसा। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, देख रहा है कि सेल्सियस पैमाने पर 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है, तो ये आपको भी पता है। ठीक है, क्या होगा आपका फॉर्मूला याद रखिएगा तो बन जाएगा। ठीक है, C/5 = F माइनस एफ, यहाँ पर F माइनस 32/9 होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर फ़ारेनहाइट में 5 दिया गया, तो C/5 फ़ारेनहाइट में F माइनस 32/9 होगा। तो ये आपका हो जाएगा कितना, C 9C हो गया ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ये आपका यहाँ पर 5 पुट कर दीजिए, तो 5 25 हो गया, और इधर आपका आ जाएगा तो 32 25 कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 से 15 और 1 16 160। ठीक है, तो यहाँ पर 25 में से 160 को माइनस कर लीजिएगा तो कितना आएगा बताइए, 25 में से 160 को। ठीक है, तो 5, उसके बाद देखिए ये आपका हो गया 5 में से 2 गया 3 बच गया और 135। ठीक है, तो 135 हो गया माइनस, याद रखना है माइनस में हुआ ना, यहाँ बड़ा में से घटा हुआ है। तो 9C = -135 और C = कितना हो जाएगा, इधर 9 आ जाएगा, तो देख लीजिए 9 एकम 9 हो जाएगा, और ये आपका 4 आ जाएगा ना इधर, तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा, यानी कि -15 डिग्री। तो -15 डिग्री कहाँ पर, ऑप्शन डी में। निकाल लीजिएगा ये सब। ठीक है ना। चलिए, मैथ वाला आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए, यहाँ पर आते हैं। अब हम लोग देखिए चक्रीय जो क्वांटम संख्या है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिन क्वांटम भी बोलते हैं ना। ठीक है, इसको हम लोग स्पिन क्वांटम भी बोलते हैं। तो कितने मान संभव हैं, तो यहाँ पर इसके कितने मान संभव हैं फ्रेंड्स, तो 2 मान संभव है। आपको भी पता है ये 2 मान +½ होता है और एक -½ होता है। ठीक है ना, 2 मान। चलिए, एक धातु का फॉस्फेट का सूत्र दे रखा है यहाँ पर, ये धातु है M। ठीक है, तो इसका क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, MCl2 होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे।
अगला प्रश्न हमारा कि किसमें sp संकलित कार्बन है, sp संकलित, बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा एथीन में, एथीन कहाँ पर दिया गया, पहचानिए एथीन कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे एथीन ये है, ठीक है। एथीन में अगर हम देखेंगे क्योंकि दोनों में CsP है, ठीक है ना, CsP संकरित है दोनों में, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन बम है, H बम आधारित होता है, तो हाइड्रोजन बम जो है ये नाभिकीय संलयन पर होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन पर होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव जो है 1 होता है, मतलब माइनस में दिया गया, -1 होता है। बताइए किसका होगा इसमें, राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से अगर हम बात करें तो आपका F हो जाएगा फ्लोरीन। सर्वाधिक जो है आपका ऋण वैद्युत तत्व होता है फ्लोरीन में, तो यहाँ पर -1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन का, ठीक है, ऑक्सीकरण अंक होता है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। CO2 का 1 मोल में होता है, तो 1 मोल में आपको भी पता है कितना होता है, तो 6 × 10⁻23 होगा, ठीक है ना, 6 × 10⁻23। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा, C परमाणु, कार्बन परमाणु, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पर जो दिया गया ना, पूछ रहा है कि N2 + O2 2NO के लिए, देखिए नाइट्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, इधर भी देखिए, इधर नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 ही है, यानी कि दोनों साइड बराबर है। दोनों साइड क्या है, दोनों साइड बराबर है। और यहाँ पर देखिए ये Kc = Kp होगा, Kp और Kc एक आदर्श गैसीय मिश्रण के संतुलन स्थिरांक है, ठीक है ना, तो दोनों साइड जो है एलिमेंट बराबर है, Kc = Kp होगा। देखिए ये जो आपका सिद्धांत दिया गया, ये पूछा गया कि सिद्धांत किसका है, बताइए। देखिए यह सिद्धांत जो है ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है, जिसको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए डेल एक्स है और डेल पी है, मतलब डेल एक्स जो है स्थान में अनिश्चितता है और डेल पी संवेग में है, ठीक है ना, डेल पी संवेग में है। चलिए C6H4 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समावयी संभव हैं, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पर जो होंगे कितने होंगे फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा ये आपके 5 संभव हैं। ये डायरेक्टली क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये आपका बिहार एसएससी में पूछा गया है और सेंट्रल वाला भी एसएससी में ये शायद पूछा गया है। चलिए यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों के संकलित रुधिर वर्ग क्या होंगे। तो इसका जो आपका रुधिर वर्ग होगा वो या तो A होगा, B होगा या AB होगा, ठीक है। अच्छा रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, कार्ल लैंडस्टेनर ने किया था। चलिए उसके बाद देखिए भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी, तो भूख जब लगता है ना तो वह उपयोग करेगा किसका, तो वो आपका सर्वप्रथम ग्लाइकोजन का उपयोग करेगा, ठीक है ना, ग्लाइकोजन का उपयोग करेगा। याद रखिएगा ग्लाइकोजन जो होता है यह भोजन के रूप में संचित होता है लीवर में, यकृत में, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि यह एक प्रोटीन नहीं है, कौन सा इसमें से प्रोटीन नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका लिम्फोसाइट प्रोटीन नहीं, लिम्फोसाइट जो है एक सफ़ेद रक्त कोशिका है, कोशिका है, ये सेल है, सफ़ेद रक्त कोशिका। देखिए यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं है, कौन सा आयन जो है रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं है, बताइए। तो ये आपका कॉपर वाला होगा ना, ये रक्त प्लाज्मा में उपस्थित नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है ना, रक्त प्लाज्मा में उपस्थित नहीं है। चलिए इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक कहलाती है, मतलब होलोफाइटिक है। अच्छा होलोफाइटिक पोषण जो होता है ना ये पादप में होता है, यानी कि पौधे में पाया जाने वाला एक तरह का पोषण है होलोफाइटिक, याद रखिएगा होलोफाइटिक, ठीक है, पौधों में पाया जाने वाला एक तरह का यह पोषण विधि है होलोफाइटिक। होलोफाइटिक पोषण में प्रकाश संश्लेषण की मदद से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। होलोफाइटिक पोषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से सूर्य के प्रकाश की मदद से ग्लूकोज बनाते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। होलोफाइटिक पोषण वाले पौधे स्वपोषी कहलाते हैं, इतना मैंने बताया। और जो व्हिटेकर जो थे ना, व्हिटेकर जिन्होंने वर्गीकरण प्रणाली का दिया था थ्योरी, तो व्हिटेकर की वर्गीकरण प्रणाली के मुताबिक प्लांटी जगत की बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं जिसमें कि होलोफाइटिक पोषण होता है, और यूकैरियोटिक यूग्लिना इसमें से है, ठीक है। चलिए यह स्ट्रॉय ये स्रावित होता है, बताइए। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा अग्नाशय से। उसके बाद देखिएगा कि यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन करता है, बताइए। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है ना, आपको भी याद होगा कोशिका का पावर हाउस। चलिए विषाणु में होता है, अब देखिए विषाणु में या तो RNA होगा या फिर DNA होगा,
ठीक है ना। तो आरएनए या तो आरएनए या फिर या तो डीएनए होता है, इस चीज़ को आप याद रखें। लेकिन एक वायरस है, इसका नाम है रेट्रोवायरस। इस वायरस का नाम है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस में क्या होता है, आरएनए भी होता है और डीएनए भी होता है, दोनों एक साथ होता है, दोनों पाए जाते हैं रेट्रोवायरस में। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। जनरली विषाणु में या तो आरएनए पाया जाता है या फिर डीएनए। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक पादप में परिक्षिप्त कणों का आकार इस परास में होता है, किस रेंज में होता है, किस परास में होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये 10 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम के बीच में, ठीक है ना, या फिर 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में, 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में, या फिर एंगस्ट्रम में अगर पूछेगा तो 10 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम के बीच में, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स ये 100 क्वेश्चन थे, और आपको पता है कि जीके जीएस मैथ रीजनिंग पूछा जाता है, तो रीजनिंग वाला पोर्शन हम लोग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। सेशन को लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा।